हेलो एवरीवन। सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में आज ये हमारा वीडियो नंबर 21 है, जिसमें हम देखने वाले हैं एरे इन सी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि हम प्रोग्रामिंग में किस तरह से एरे का यूज़ करते हैं। और अगर आपने अब तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। अब हम एरे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया इंट ए, तो होगा क्या कि एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगा जिसका नाम होगा ए, और फिर मैं नेक्स्ट लाइन में लिखता हूं ए असाइन 5, यानी मैंने ए के अंदर 5 असाइन किया, तो इस मेमोरी लोकेशन में 5 स्टोर हो जाएगा। मतलब कि वेरिएबल ए में 5 स्टोर हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बार एक डेटा टाइप में सिर्फ एक वैल्यू ही स्टोर हो सकती है। अगर छोटा मोटा प्रोग्राम बनाना है तो ये कोड ठीक है, लेकिन मान लो कि आप कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे हो जिसमें आपको स्टूडेंट का रिजल्ट कैलकुलेट करना है और बहुत से सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी इनपुट करने हैं, तो उस वक्त हम ये मेथड यूज नहीं करेंगे। उस सिचुएशन में हम यूज करेंगे एरे। कहने का मतलब यह है कि जब हम एक ही प्रकार के डेटा टाइप का कलेक्शन बनाना चाहते हैं तो उस वक्त हम एरे का यूज करते हैं। मतलब एरे एक ही प्रकार के डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। जहां पर एक ही प्रकार के डेटा टाइप की कलेक्शन की जरूरत हमको होती है तो हम उसको अलग अलग डिक्लेयर नहीं करते, बल्कि हम एरे का यूज कर लेते हैं, जिससे हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। आप ये भी जान लो कि हम एरे का यूज क्यों करते हैं। मान लो कि प्रोग्राम में मैंने यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में लिखा ए असाइन 10, मतलब कि जब ए में फिर 10 असाइन हो जाएगा उस वक्त ये जो 5 है, ये 5 यहां से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 10। तो ये सही तरीका नहीं होगा जब हम कोई बड़े डेटा पर काम करेंगे। मान लो कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें मैं स्टूडेंट्स के मार्क्स कैलकुलेट कर रहा हूँ 4 सब्जेक्ट के, और अगर मैं उस वक्त एरे का यूज नहीं करूंगा तो मुझे 4 अलग अलग वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे ए बी सी डी, जिसमें वेरिएबल ए में हम सब्जेक्ट 1 के मार्क्स रखेंगे, वेरिएबल बी में हम सब्जेक्ट 2 के मार्क्स रखेंगे, वेरिएबल सी में हम सब्जेक्ट 3 के मार्क्स रखेंगे, और इसी तरह हम वेरिएबल डी में सब्जेक्ट 4 के मार्क्स रखेंगे। तो इस तरह फिर हमें हजारों स्टूडेंट का डेटा कैलकुलेट करना है, तो हमारे प्रोग्राम में हमें कितने सारे वेरिएबल्स बनाने होंगे, और इस तरह से तो सिर्फ वेरिएबल से ही हमारा पूरा प्रोग्राम भर जाएगा। तो इस सिचुएशन में अगर हमें एक ही प्रकार के डेटा टाइप की जरूरत है तो उस वक्त हम अलग अलग वेरिएबल नहीं बनाते, बल्कि हम एरे का यूज करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो 4 सब्जेक्ट है वो इंटीजर टाइप के हैं, तो हम इंटीजर टाइप का एक एरे क्रिएट करेंगे जहां पर एक ही वेरिएबल नेम में ये सारा डेटा स्टोर हो जाएगा, सिर्फ उनकी लोकेशन अलग होगी। जब आप इसका प्रैक्टिकल देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैंने मेरा कोड ब्लॉक्स ओपन कर लिया है। मैं सबसे पहले इस फाइल को सेव कर लेता हूँ array.c के नाम से। अगर आपसे कोई पूछे कि एरे क्या होता है तो आपको बस सिंपल सा जवाब देना है कि एक ही प्रकार के डेटा टाइप का कलेक्शन होता है एरे। एरे के और भी टाइप्स होते हैं, 2 डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे, वो हम इसके बाद के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप इस वीडियो पे फोकस करो। तो आपको अगर एक ही प्रकार के डेटा को कलेक्ट करना है तो आप 1D एरे बनाओगे, यानी कि 1 डायमेंशनल एरे। इसके बाद की वीडियो में हम देखेंगे 2 डायमेंशनल एरे, 3 डायमेंशनल एरे। अब हम देखते हैं 1D एरे का सिंटैक्स। तो इसके सिंटैक्स में सबसे पहले होता है डेटा टाइप, उसके बाद होता है एरे का नेम, जो आप नेम देना चाहते हो, एरे नेम, और फिर होता है साइज, और लास्ट में हम इसे सेमीकोलन से क्लोज कर देते हैं। मैं इस कमेंट को भी क्लोज कर देता हूं। अब मैं आपको एरे का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाता हूं। मान लो कि मुझे एक ऐसा वेरिएबल चाहिए, एक ही वेरिएबल के अंदर मुझे 5 नंबर इनपुट करना है। एक ही वेरिएबल के अंदर मुझे 5 नंबर इनपुट करना है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो एरे के बारे में नहीं जानता, वो इस प्रोग्राम को बनाएगा तो वो क्या करेगा, 5 अलग अलग वेरिएबल बनाएगा ए बी सी डी ई, और फिर इसके अंदर वैल्यू को स्टोर करेगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। हम एरे का यूज करेंगे और एक ही वेरिएबल के अंदर हम 5 वैल्यू को स्टोर करेंगे। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हो। मैंने लिखा नंबर, और फिर साइज में मैंने लिखा 5। जब मैंने इस तरह से लिखा नंबर एरे का साइज 5, तो ये मेमोरी में किस तरह से स्टोर होगा। तो जब मैंने यहाँ पर एरे क्रिएट किया जिसकी मैंने साइज लिखी 5, तो ये किस तरह से स्टोर होगा उसको आप इस ड्राइंग से समझिए। एरे का इंडेक्सिंग नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, और मैंने यहाँ पर साइज लिखा है 5, यानी कि 0 से स्टार्ट होगा और 4 तक जाएगा। तो जो भी वैल्यू मैं सबसे पहले एंटर करूंगा वो यहाँ स्टोर होगी। दूसरी बार मैं जो वैल्यू इनपुट करूंगा वो यहाँ पर स्टोर होगी, और इस तरह से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप एरे के अंदर वैल्यू स्टोर होती जाएगी। हमें एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाना है कि एक ही वेरिएबल के अंदर यूजर से 5 वैल्यूज इनपुट करवानी है, यानी कि हमें प्रिंटफ से बार बार मैसेज मिलेगा एंटर नंबर 0, एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2। इस तरह से हमें 5 बार एक ही मैसेज मिलेगा। तो इसके लिए मैं 5 प्रिंटफ नहीं बनाऊंगा। हम ऑलरेडी फॉर लूप का यूज जानते हैं। इसके पहले की वीडियोस में मैंने पढ़ाया है कि फॉर लूप को हम किस तरह से यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर फॉर लूप का यूज करूंगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं एक वेरिएबल भी यहाँ पर बना लेता हूँ, वेरिएबल आई। अब मैं लिखता हूं फॉर
आई असाइन 0, कंडीशन में लिखता हूं आई लेस देन 5, यानी कि 0 से 4 तक कुल मिलाकर 5 बार ये स्टेटमेंट रन होगा। और फिर मैं आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करूंगा। यहाँ पर इसके अंदर मैं यूजर से वैल्यू लूंगा। सबसे पहले printf एंटर नंबर। क्या मैं यहाँ पर इस तरह से 0 लिखूंगा कि जब सबसे पहली बार ये लूप रन होगा तब यहाँ पे 0 आएगा, फिर दूसरी बार ये लूप रन होगा तो यहाँ पर 1 आएगा। तो यहाँ पर 0 लिखना तो सही नहीं है, ये तो डायनेमिकली इंक्रीमेंट होगा ना। तो इसके लिए मैं यहाँ पर %d लिखूंगा और यहाँ पर कॉमा लगाकर आई। तो इस तरह से लिखने से होगा ये कि जब पहली बार ये लूप रन होगा तब आई की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पर 0 प्रिंट होगा। और एरे का इंडेक्सिंग नंबर भी तो 0 से स्टार्ट होता है। ये लूप जब दूसरी बार रन होगा आई की वैल्यू उस वक्त 1 होगी, इंक्रीमेंट होकर 1 होगी, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 1 प्रिंट होगा। तीसरी बार जब ये लूप रन होगा उस वक्त आई की वैल्यू होगी 2, तो यहाँ पर 2 प्रिंट हो जाएगा। यही लॉजिक हम scanf में भी लगाएंगे। scanf %d, एड्रेस ऑफ नंबर। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, तो यहाँ पर भी मैं आई लिखूंगा, क्योंकि हम जब यूजर से फर्स्ट टाइम इनपुट लेंगे उस वक्त एरे का इंडेक्सिंग नंबर होगा 0, यानी कि ये वाला। तो ये लूप जब पहली बार रन करेगा तब आई की वैल्यू क्या होगी 0, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा नंबर 0। जब ये लूप दूसरी बार रन होगा तब यहाँ पर ऑटोमेटिकली आएगा नंबर 1। फिर इसी तरह से ये नंबर 2, नंबर 3, इस तरह से ये इनपुट यूजर से लेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर नंबर और ब्रैकेट में आई लिखा है। मैं इस प्रोग्राम को एक बार रन करता हूँ, बिल्ड एंड रन। देखिए ये लूप अभी पहली बार रन हुआ और मैं वैल्यू इनपुट करता हूँ 45, एंटर। ये लूप दूसरी बार रन हुआ, मैंने इनपुट किया 85, 65, 12 और 10, एंटर। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एरे की साइज डिफाइन की थी 5, तो ये लूप 0 से 4 तक यानी कि 5 बार रन हुआ। और हमने एक ही वेरिएबल में एरे का यूज करके इस तरह से हमने वैल्यू इनपुट कर दी। तो एरे के 0 इंडेक्सिंग नंबर पे यहाँ पे स्टोर हुआ 45, एरे के फर्स्ट इंडेक्सिंग नंबर पे स्टोर हुआ 85। इस तरह से ये लूप 5 बार रन हुआ। लास्ट में 4th इसलिए है क्योंकि एरे का इंडेक्सिंग नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए लास्ट में यहाँ पर 4 है। और कुल मिलाकर ये लूप 5 बार रन हुआ। अब मान लो कि मुझे ये वैल्यू जो हमने यूजर से इनपुट करवाई है वो प्रिंट भी करवानी है कि एरे के इस इंडेक्सिंग नंबर पे ये है, तो वो मैं किस तरह से करूंगा। बहुत ही आसान है। मैंने फिर से फॉर लूप का इस्तेमाल किया। ये लूप मुझे 5 बार रन करना है, तो मैं लिखूंगा आई असाइन 0, कंडीशन भी वही रहेगी आई लेस देन 5, आई इंक्रीमेंट। और सिर्फ मैं इसके अंदर लिखूंगा printf, जो वैल्यूज मैंने यूजर से इनपुट करवाई है मैं उसे प्रिंट करवा रहा हूं %d। अब जो वैल्यू मैंने इनपुट करवाई है वो है हमारे नंबर वेरिएबल के अंदर, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नंबर, लेकिन फिर हमें उसका इंडेक्सिंग नंबर भी तो लिखना होगा, तो मैं लिख दूंगा आई। जब ये लूप पहली बार रन करेगा 0 इंडेक्सिंग नंबर पे जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। दूसरी बार रन करेगा फर्स्ट इंडेक्सिंग नंबर पे जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। और इस तरह से ही हमारी तमाम वैल्यूज 1 बाय 1 प्रिंट हो जाएगी। इस प्रोग्राम को रन करने से पहले मैं %d के बाद कॉमा और सिंगल स्पेस दे देता हूँ। अब मैं इसको बिल्ड एंड रन करता हूँ। मैंने वैल्यू इनपुट की 14, 85, 75, 64 और 32। तो मैंने यहाँ पर जो भी वैल्यू इनपुट की वो वैल्यू यहाँ पर 1 बाय 1 प्रिंट हो गई। तो देखा आपने, हमने कितनी आसानी से सिर्फ एक वेरिएबल का यूज किया और एक ही वेरिएबल में हमने 5 वैल्यू को स्टोर करवा दी। अगर कोई बंदा है जो एरे के बारे में नहीं जानता तो वो क्या करेगा, 5 अलग अलग वेरिएबल्स बनाएगा और 5 अलग अलग वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करवाएगा। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद हम एरे के बारे में जानते हैं। इससे पहले हमने फॉर लूप के बारे में जाना। अब आपको स्मार्ट तरीके से प्रोग्रामिंग करनी चाहिए और एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी भी यही है, वो अपना मनचाहा आउटपुट कम से कम लाइन में एग्जीक्यूट करवा देता है, बिल्कुल स्मार्ट तरीके से। तो आई होप कि आपको ये 1 डायमेंशनल एरे का कॉन्सेप्ट, ये किस तरह से काम करता है, समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको एरे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।